गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया जर्मनी का जीवंत दस्तावेज, जिसमें हिटलर के शासन तंत्र में जो यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे उनका जीवंत चित्रण एक डायरी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसे यहाँ पर डायरी के पन्ने शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया है। अपना पिछली क्लासों में पेज नंबर 68 तक के पत्र पूर्ण हो चुके थे। अब अगला पत्र आप देखिए। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा गया पत्र। एनी फ्रैंक कहती है कि मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे था, हम मोनापोली खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था, क्योंकि युद्ध की भयानकता का चित्रण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे गोलाबारी चल रही है और मशीन गनें चल रही है। एक देश दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा रहा है। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। अटारी छत मतलब मकान का शीर्ष भाग, जिसे छत कहते हो आप। वहाँ पर हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। संगीत का एक प्रकार है विदेशी संगीत का। मुझे रात्रि का राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था, इसलिए वो स्नान नहीं कर पाया। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो पेटी बहुत छोटी थी और दूसरा कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी ही। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। ये यहाँ पर अपनी स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, बैठने के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की है। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वांदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए, क्योंकि वो कुशन किसका था? डसेल का। बिल्ली और मिस्टर वांदान हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वो कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू एक जीवाणु का नाम है जो बीमारी करता है, पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े, क्योंकि ये उन्होंने किसके लिए किया था? कि परेशान करने के लिए किया था कि जैसे वो बैठे तो ब्रश उनके चुभ जाएं। इस छोटे से प्रहसन मजाक पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। अब ये तो केवल बहाना था उसके पिताजी को बुलाने का, जबकि वास्तविक स्थिति का चित्रण वो करना चाह रहा था कि क्या घटनाएं हो रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा कि तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। सेंधमारी मतलब चोरी डकैती की जो अवस्था होती है, जो हमलावर थे वो सेंधमारी कर रहे थे, उनको देखने का प्रयास कर रहे थे, उन पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। ये चोरी चकारी करने वाले उनके मकान में घुसने का प्रयास कर रहे थे।
पिताजी मिस्टर वांदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेस वांदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना। मतलब पीटर का कहना बिल्कुल सही था कि उनके यहाँ पर सेंधमारी हो रही थी, अचानक से धमाका हुआ। हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना बिल्कुल सही निकला। तत्पश्चात देखिए, उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। अभी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि किसी ने सेंधमारी की और हमारे घर के लोग उनका मुकाबला कर रहे हैं। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, फिर उनके पीछे मिस्टर वांदान आए और आकर के उन्होंने क्या कहा? बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। तो वो भयभीत हो चुके थे कि उनका गुप्त स्थान का पता चल चुका है और उन्हें पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो बचने का प्रयास कर रहे थे। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। मर्द लोग, 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया ताकि बाहर वालों को अंदर वाले दिखाई ना दे। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था, तब उसने जोर के 2 धमाके और सुने। वो नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। मतलब सेंधमार अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वांदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज़ आई और सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता ना चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वांदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वांदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया ताकि वो उनको डरा सके और भगा सके। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वांदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फ़ोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। तुम्हारी एन। इस प्रकार देखिए, एन ने इनके घर में उस अज्ञातवास में जो सेंधमारों का प्रयास था, उस प्रयास का यहाँ पर चित्रण किया है। अगला पत्र देखिए आप। मंगलवार 13 जून 1944 को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखा गया पत्र। एन फ्रैंक कहती है कि मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मतलब 2 साल उनको वहाँ पर हो चुके थे। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। अंडरलाइन करना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास की पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टे, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जेम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब,
मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मियप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो कुछ और जुटा नहीं पाया। इस प्रकार से देखिए इसके जन्मदिन के ऊपर इसको क्या क्या उपहार प्राप्त हुए, उन उपहारों का यहाँ पर इसने वर्णन किया है। अब आगे, बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी है, मतलब युद्ध निरंतर चल रहा है। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे, इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है कि डर किस चिड़िया का नाम है, वो जन्मजात बहादुर है। मतलब यहाँ पर उन योद्धाओं का चित्रण किया गया है जो जन्मजात बहादुर है, उन्हें किसी का कोई भय नहीं होता। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। मतलब यह अज्ञातवास में रहते हुए ये डच लोगों के बारे में जानकारी नहीं कर सकते। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग बाग बेटे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, मतलब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, वहाँ पर कब्जा करना चाहती थी, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर है। उनके तर्क का कारण इतना भर है कि ब्रिटिशर्स को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में नहीं रुकना चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाए। मूर्खों की कहाँ कोई कमी है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति और संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। मतलब यहाँ पर शांति पत्र, संधि पत्र की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता और इस तरह से सब कुछ समाप्त हो जाता। ऐसा सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, हिकारत यानी नफरत से, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ापते लाडो की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। ये डच लोगों के बारे में कहा है जो ब्रिटिशर्स को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके सरकार को ताने मारते हैं, तो उनके साथ कैसा करना चाहिए। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फ़र्क है कि मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। ये एनी फ्रैंक अपने बारे में कह रही है कि मैं बदलना चाहती हूँ, बदलाव का विचार मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार का समझने वाली क्यों मानते हैं। क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है। वाहियात यानी बेकार। मुझे पता है
लेकिन मैं ऊपर लिखा यह आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं। कौन कौन? मिसेस वांदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख बुद्धि हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं होती। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, इसलिए वो शिकायत करते रहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती यानी मूर्ख बुद्धि वाले लोग मिसेस वांदान और मूर्खाधिराज यानी मूर्खों के राजा डसेल हैं। मिसेस वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती है क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती है कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई है क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती है कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती है जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। मतलब अपनी जानकारी के अभाव में वो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करती है। ये बात डसेल पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है कि जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इस प्रकार ये अपने ज्ञान के बारे में बता रही है और उन लोगों का इसके साथ जो व्यवहार था उसके बारे में बता रही है। धन्यवाद। आगे अगली क्लास में।